वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस के अध्याय 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण इसके प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। इसमें है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, उसे वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। इसके बाद है आपका, इसमें खाली जगह में आप भर लीजिएगा विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज, है ना। और उसके बाद ग नंबर सवाल में आपको भरना है जलवायु। और उसके बाद है अंतर स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित के अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है वन्य जीव उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। चलिए इसका अंतर लिखते हैं। तो सबसे पहले वन्य जीव उद्यान में लिखेंगे ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। और जैव मंडल में देंगे कि वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उसे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वन्य उद्यान में प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना, शिकार करना अथवा पकड़ना निषिद्ध होता है, यानी कि मना ही होता है। और आरक्षित क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, झीलें इत्यादि। भारत में लगभग 440 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। चलिए इसके बाद है चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। इस दोनों के अंतर को लिखना है। तो चिड़ियाघर में लिखेंगे, यह एक ऐसा स्थान है जहां जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं। और अभयारण्य में आपका हो जाएगा कि यह वह स्थान है जहां जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं। ग नंबर में है आपका संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज। तो संकटापन्न स्पीसीज में लिखेंगे कि वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें संकटापन्न स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। जैसे आपका हो गया बाघ, जंगली भैंस इत्यादि। वहीं विलुप्त में देंगे कि वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं है ना, जो पृथ्वी पर समाप्त हो गई है, उन्हें विलुप्त स्पीसीज कहा जाता है, जैसे डायनासोर। इसके बाद है आपका वनस्पति एवं प्राणी जगत। वनस्पति जात लिखेंगे हम लोग कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया साल, सागौन, आम, जामुन, फर्न, अर्जुन, हाथी वनस्पति जात है। इसके बाद प्राणी जात में लेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। उदाहरण में आपका हो गया चिंकारा, नीला बैल, भौंकने वाला हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया सभी क्या है, प्राणी जात हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 8 के सभी विषयों का वीडियो आपको चैनल पे मिलता रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा नंबर है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। यानी जो वनोन्मूलन हो रहा है, कहने का मतलब हुआ कि जो बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधों को आजकल काटा जा रहा है, तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपका वन्य प्राणी पर उत्तर देंगे हम लोग कि वनोन्मूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं। तो ये पहला था आपका वन्य प्राणी, यानी कि वन को काटने से वन प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि वनोन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और यह वायुमंडल में जमा हो जाती है। इससे हमारा पारितंत्र प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आपका है गांव या शहर। तो ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वनोन्मूलन ने उनके संसाधनों को कम कर दिया है और निर्जन जानवर भी ग्रामीणों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। इसके बाद है शहर या शहरी क्षेत्र। तो शहर वनोन्मूलन से सीधे प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जलवायु में परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, जो शहरों को भी प्रभावित करती है ना। यह विश्व उष्ण की ओर ले जाता है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर का तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और गर्मी बहुत पड़ेगी। इसके बाद पृथ्वी वनोन्मूलन का से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी
वनोन्मूलन का ही परिणाम है। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है। चलिए, इसके बाद है अगली पीढ़ी। तो हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। चौथा सवाल है कि क्या होगा यदि हम वृक्षों को कटाई करते रहें? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अगर हम वृक्षों को पेड़ों को काटते चले जाएं तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता कमी हो जाएगी और प्राकृतिक जलवायु में बदलाव आएगा। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। किसी जंतु का आवास बाधित हो, है ना? यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो उस जंतु का अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। ग नंबर में है, मिट्टी के ऊपरी परत अनावृत हो जाए। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाते हैं तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे के कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है तथा इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदलना शुरू हो जाती है और यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। चलिए, इसके बाद है संक्षेप में उत्तर दीजिए। क नंबर में है कि हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो उत्तर देंगे, यह सभी जीव और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, है ना? संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? उत्तर लिखें, संरक्षित वन्य भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है क्योंकि शिकारी इन क्षेत्रों में पहुंचकर वन जंतुओं का शिकार करते हैं। अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की जरूरत है। ग नंबर सवाल है कि कुछ आदिवासी जो है जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन, ईंधन, लकड़ी, आश्रय आदि के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। ये वनों में रहते हैं और उन पर निर्भर करते हैं। वनोन्मूलन के कारण और उसके प्रभाव क्या है? तो वनोन्मूलन का मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण है। अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता के कारण वनों का कटाव बढ़ा है। वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाएं आती है। इससे पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया है ना? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं कि रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक भी सभी विलुप्तप्राय जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड होता है। इसमें लुप्तप्राय जानवरों और लुप्तप्राय पौधों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बुक बनाए जाते हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देंगे हम लोग, जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समय से के दौरान दूसरे दूर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने मूल निवास पर वापस लौट आते हैं, है ना? कुछ प्रजातियां भी इस अवधि में को प्रवास के रूप में जाना जाता है। के बाद है कि फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर चर्चा कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसका उत्तर लिखने हम लोग, औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता समझी जा सकती है, लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई न्याय संगत नहीं है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी खतरा उत्पन्न करती है। विकास जरूरी है ना, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। फैक्ट्रियां और घर बनाते समय पेड़ों की कटाई कम होनी चाहिए और कटे हुए पेड़ के बदले नया पेड़ लगाया जाना चाहिए, तभी हमारा भविष्य क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। इसके बाद सातवां सवाल है कि आपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि मैं अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्न कार्य कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग, कि खाली जगहों पर पेड़ पौधे लगाकर, रोजाना पौधों में पानी देकर, दूसरे को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करके, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके, पौधों का नुकसान पहुंचाने वालों को रोककर और स्कूल या मोहल्ले में वृक्षारोपण अभियान चलाकर
गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर क्या कर सकते हैं। 8वां सवाल, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। पौधों का भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में कमी में आना, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है ना, ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होता है, यानी कि पूरा पृथ्वी गर्म होता है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। नमो सवाल है कि अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र पर इसकी स्थिति दर्शाइए, है ना। चलिए, अपना राज्य बिहार है तो हम लोग अपने राज्य बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कहाँ है, पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो भारत में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण जिला में है, बिहार में। इसका स्थापना 1989 में किया गया था और इसका क्षेत्रफल लगभग 335.65 वर्ग किलोमीटर है। इसकी विशेषताएं क्या है, चलिए देखते हैं कि यह उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी और नीलगाय जैसी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। और गंडक नदी इस उद्यान के पास से बहती है और यहाँ की जैव विविधता को समृद्ध बनाती है ना। तो गंडक नदी जो है वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बगल से ही बहती है। चलिए इसमें मानचित्र में इसका स्थिति देख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, भारत का ये मानचित्र है ना। क्या करते हैं आप लोग, देखिए भारत का मानचित्र है। यहाँ आपका अपना प्यारा बिहार है ना, अपना बिहार है। और बिहार में यहाँ आप लोग पश्चिमी चंपारण जिले में इसी करके भारत के मैप में दिखा दीजिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण। चलिए इसके बाद है आपका कि हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, है ना। कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि जानते होंगे आप लोग कागज है पेड़ों के काटने से भी बनता है ना, यानी कि 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है ना। और तो इसलिए हम लोग कागज कैसे बचा सकते हैं, तो देखिए उसका पुनः उपयोग करके, लोगों को जागरूकता अभियान चलाकर, उसका पुनः चक्रण करके, मितव्यय से उपयोग, यानी कि सूझबूझ कर समझ बूझ कर उसका उपयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें अपनी पुरानी किताबों को नहीं फाड़ना चाहिए और इसे गरीब बच्चों को दान करना चाहिए, ताकि ये उन किताबों को पुनः उपयोग कर सके। ठीक है, यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया है। अगर चैनल को